बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। एक और लेक्चर में के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज हमारे पास क्योंकि ये टॉपिक दोनों ऐसे हैं कि इनको साथ ही समझना चाहिए था, तो आज आपके ये दो टॉपिक यहाँ पर होंगे। जिना गांधी मुज़ाकरात, CR फार्मूला। वैसे तो ये टॉपिक अलग नज़र आते हैं, लेकिन इसकी जैसे भी हम आगे भी बढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये पूरा एक ही टॉपिक था। इसकी दो उन्होंने 6 सुर्खियाँ बना दी थी। तो बिना किसी ताख़ीर के इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने इससे पहले क्रिप्स मिशन के हवाले से डिस्कशन की थी। हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो क्रिप्स मिशन 1942 के साथ। यहाँ पर जो हमारी टॉपिक है, मैं इसके आगे डेट लिख रहा हूँ, तो ये तसलसल इंशाल्लाह आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने में मदद देगा। यहाँ पर तारीख में डाल रहा हूँ 1944। क्रिप्स मिशन था 1942। ये सियासी हलचल ये कब से शुरू हुई, इसका आपको पहले से मैं आपको बता चुका हूँ। करारदाद पाकिस्तान और क्रिप्स मिशन के हवाले से देखें तो वहाँ पे मैंने बताया कि 1939 से 45 तक की जो जंग अजीम थी, दुनिया पर वैसे ही भूचाल बरपा था। बरतानिया उज़्मा जो है वो ख़ुद इस फ़िक्र में थे कि शायद उनके वो इलाके जिन पर उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है वो तमाम उनसे छिन जाएंगे। तो इसी असना में जहाँ एक तरफ हिंदुओं ने हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीकों का आगाज़ किया, वहीं पर मुसलमानों ने करारदाद लाहौर, जिसको फिर करारदाद पाकिस्तान कहा जाने लगा, वो पेश कर दी। इस सियासी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए क्रिप्स मिशन बरसगीरा है, लेकिन उसे वो नाकामी हुई। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं 1944 में, और हमारे पास टॉपिक जैसे कि आगे है वो है जिना गांधी मुज़ाकरात। इसकी पहली हेडिंग मैं क्या बनाऊँ? गांधी का ख़त। गांधी ने कायद-ए-आज़म को ख़त लिखा जुलाई 1944 में। कब लिखा? जुलाई 1944। उस ख़त में उन्होंने कहा कि आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको ख़त लिखूं। मुझे मुसलमानों का या अपना दुश्मन मत समझिएगा, मैं सारी दुनिया का खादिम और दोस्त हूँ, मुझे मायूस ना कीजिएगा। ये थे उनके ख़त के अल्फाज कि मेरे दिल चाह रहा है कि मैं आपको ख़त लिखूं। और मुलाकात की भी बात हुई, गुफ्तगू शुनीद की, और ये कहा कि मुझे अपना दुश्मन ना समझिए, बल्कि मैं पूरी दुनिया और आपका खादिम और दोस्त हूँ, मुझे मायूस मत कीजिएगा। इन अल्फाज के पीछे क्या चीज़ छुपी थी? इन अल्फाज के पीछे छुपा हुआ था एक प्रोपेगेंडा जो कि किया जाना था बज़ाहिर तो मुसलमानों को साथ ले के चलने का, 1857 की जंग आज़ादी को ताज़ा करने का, जिसमें हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे। बाद में हिंदू अलग हो गए कि तमाम कार्रवाइयाँ जो थीं वो तो मुसलमानों ने की थी। शायद तारीख़ उसको दोहरा रही थी। वहाँ पर क्या हुआ? कायद-ए-आज़म को ये कहा गया कि मुझे मायूस मत कीजिएगा, मैं आपका खादिम और दोस्त हूँ, मुसलमानों का, पूरी दुनिया का, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक मुलाकात की बात कही गई और कि मुलाकात होनी चाहिए ताकि गुफ्तगू शुनीद हो, यानी कि बात आगे बढ़े। अब कायद-ए-आज़म ने क्या तजवीज़ की? क्योंकि कायद-ए-आज़म मुज़ाकरात पर यकीन रखते थे, तो उन्होंने अगस्त के वस्त में मुलाकात की बात की कि अगस्त के मिड में, यानी कि दरमियान में मुंबई में मुलाकात की जा सकती है। अमलन जो आगाज़ हुआ मुलाकातों का वो सितंबर 1944 में हुआ। तो कायद-ए-आज़म ने तजवीज़ क्या दी? वो दी थी कि अगस्त 1944
अमलन मुज़ाकरात का आगाज़ कब हुआ? सितंबर 1944 को। अब ये एक और बात तय की, यानी कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा कि अगस्त में मुलाकात की तजवीज़ कायद-ए-आज़म की थी, लेकिन सितंबर में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। अगली हेडिंग, मरासलात का तबादला। मरासलात का मतलब ये बात कहेगी कि कुछ ज़बानी कलामी गुफ्तगू नहीं होगी, इसका रिकॉर्ड होगा, ये लिखी हुई होगी, ताकि एक रिकॉर्ड महफूज रहे कि इन दोनों जमातों के बड़े नुमाइंदों के दरमियान जो बात हुई उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि किन किन बुनियादों पर क्या क्या गुफ्तगू हुई, कौन कौन सी चीज़ ज़ेर बहस आई, क्या क्या मामलात आपस में हल करने की कोशिश की गई। तो इसके लिए ज़बानी कलामी जारी बात है, वो वक्त ऐसा था उसमें कोई रिकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती थी, तो लिखी हुई चीज़ें ही रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाती थी। तो ये तय हुआ कि ज़बानी कलामी गुफ्तगू नहीं होगी, मरासलात का तबादला किया जाएगा ताकि रिकॉर्ड महफूज रहे। अब इससे आगे यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। ख़त लिखा, कायद-ए-आज़म ने वो मुलाकात की तजवीज़ दी, ठीक है मिलेंगे, गुफ्तगू हो जाएगी, और फिर आगे बात हुई जो गुफ्तगू होगी वो उसका रिकॉर्ड महफूज रखने के लिए मरासलात का तबादला किया जाएगा। अब क्या था कि कायद-ए-आज़म ने और गांधी ने, मुज़ाकरात का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगाज़। अब मुज़ाकरात के आगाज़ में वो जो आगाज़ हुआ उसका आगाज़ कायद-ए-आज़म ने लिया, बुनियाद बनाई करारदाद लाहौर को, यानी कि मुस्लिम लीग का जो मंशूर जिसको हम समझते हैं और मुसलमानों की जो नुमाइंदगी जो कर रही थी, वो जो अक्कासी थी, करारदाद लाहौर से किया। उनकी बहस करारदाद लाहौर के हवाले से ही आगे बढ़ी, जबकि गांधी ने क्या किया कि दो कौमी नज़रिए को मानने से इनकार कर दिया, दो कौमी नज़रिए को मानने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर जब बात आगे बढ़ी तो गांधी ने तजवीज़ दी कि अगर आप इस चीज़ पर यानी कि डट गए हैं कि करारदाद लाहौर और हिंदुस्तान की तकसीम हो, तो हम ये बात मान लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान आज़ाद कराना चाहिए। किससे? अंग्रेज़ों से। कि आपको सादे अल्फाज में कहूँ तो गांधी के कहने का मकसद था कि आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि हम पहले अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालें हिंदुस्तान से, और फिर आपस में जो मामलात हैं वो तय कर लें। ये तजवीज़ थी गांधी की। अब इसके बाद कायद-ए-आज़म का जवाब था। कायद-ए-आज़म का जवाब, कायद-ए-आज़म ने गांधी के इस अंदाज़ को धोखा और मकारी करार दिया और मुतालबा किया कि हिंदुस्तान के इन मामलात का सियासी जो मुस्तकबिल या उसका हल निकालना है वो अंग्रेज़ों को ही निकालना चाहिए। अगर अंग्रेज़ यहाँ से जाते हैं, उनको यहाँ से जाने से पहले हिंदुस्तान की तकसीम कर देना चाहिए, क्योंकि गांधी और कांग्रेस पर किसी सूरत भी एतमाद नहीं किया जा सकता। गांधी ने क्या बात की? अगर आप तकसीम चाहते हैं, पहले अंग्रेज़ों को बाहर निकालें, बाद में हम आपस में मामला सेट कर लेंगे। कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं, अंग्रेज़ों को चाहिए कि वो यहाँ से जाने से पहले बरे सगीर की तकसीम कर दें। ये उन तजवीज़ का जवाब था।
यहाँ पर आके हमारा ये टॉपिक जिना गांधी मुज़ाकरात ख़त्म होता है और इसके बाद इसकी ही अगली एक कड़ी उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मैं आपको एक दफ़ा फिर से समझा देता हूँ कि गांधी ने कायद आज़म को ख़त लिखा मुलाकात के लिए और कहा कि मुझे मायूस ना कीजिएगा। कायद आज़म ने अगस्त के वस्त में मुंबई में मुलाकात का कहा, जो कि मुलाकात फिर सितंबर में हुई। कहा गया कि ज़बानी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, मरासलात का तबादला किया जाएगा, लिखी हुई डॉक्यूमेंटेशन उसकी होगी ताकि रिकॉर्ड रहे कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान किन किन अमूर पर क्या क्या बात हुई। इसके बाद मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। कायद आज़म ने करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर को बुनियाद बनाकर मुज़ाकरात ये जो बातें गुफ्तगू आगे बढ़ाई। गांधी ने दो कौमी नज़रिया, क्योंकि उसकी बुनियाद पर ही करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, उसको मानने से इनकार कर दिया। अब इसके बरक्स गांधी ने तजवीज़ दी कि अगर आप चाहते हैं करारदाद पाकिस्तान के हवाले से तो पहले हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल दें या अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएँ और हम बाद में अपने अमूर आपस में तय कर लेंगे। कायद आज़म ने इसके जवाब में कहा कि ये धोखा और मकारी है, अंग्रेज़ों को चाहिए कि वो तकसीम खुद करके जाएं, क्योंकि कांग्रेस और गांधी पर किसी सूरत भी एतमाद नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है CR फार्मूला। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख रहा हूँ। CR फार्मूला, इसको कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य फार्मूला। अब इसका पस मंज़र थोड़ा सा यानी मैं बता देता हूँ ये कैसे पेश हुआ कि जब हिंदुस्तान में गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ दो जैसी तहरीकी जो है वो उनका आगाज़ किया कि जापानी जो है वो बरे सगीर पर कब्ज़ा कर लेंगे, बरतानिया वालों को यहाँ से निकाल देंगे, अक्सरियत के पास हुकूमत आ जाएगी। ये सूरत हाल जब उनको नज़र आ रही थी तो उन्होंने ये तहरीकी शुरू की। अंग्रेज़ जंग के आगाज़ में तो पसपा थे, लेकिन बाद में उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो गई। उन्होंने बड़ी ही सख्ती से ये जो तहरीकें थे इनको कुचल डाला, हिंदुस्तान छोड़ दो, सिविल नाफरमानी वगैरह वगैरह, और गांधी को जेल में डाल दिया। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर बात ख़त्म यूँ नहीं होती कि उन्होंने अब अंग्रेज़ों ने तो ये उनके साथ कर दिया, लेकिन वो अभी भी चाहते थे कि कोई तरीका ऐसा निकले कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला जाए और अपने मफादात जो हैं वो उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और अपने मकासद जो हैं वो उनको मुकम्मल किया जाए। तो इस सिलसिले में CR फार्मूला ये हमारे सामने आता है। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ये कांग्रेस का एक रहनुमा था और इसका ताल्लुक़ था मद्रास से, इसका ताल्लुक़ था मद्रास से, और अवाम में राजा जी के नाम से मशहूर था, अवाम में राजा जी के नाम से ये मशहूर था। अब क्या हुआ कि मार्च में गांधी और इनके दरमियान CR फार्मूले पर बात हुई, एक फार्मूला तय किया गया और इसकी हतमी शक्ल उन्होंने कब दी? मार्च 1944। कायद आज़म को आगाह किया गया सितंबर 1944 को। अब इस फार्मूले की कुछ तजावीज़ हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझा दूं। इसकी कुल 7 तजावीज़ हमारे सामने आती हैं। इसकी पहली तजवीज़ क्या दी? हेडिंग बना देते हैं, तजावीज़। पहली तजवीज़ थी ये फार्मूला दोनों लीडर
जमातों से मंजूर करवाएंगे। यानी कि जो फार्मूला पेश किया जा रहा है, इनकी तजावीज़ को ये दोनों रहनुमा यानी कि कायद आज़म और गांधी अपनी अपनी जमातों से इसको मंजूर करवाएंगे। ये था उनके पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जंग के बाद यानी कि जंग अजीम दोम के बाद एक कमीशन मुस्लिम अजला की हदबंदी करेगा। यानी कि वहाँ पर जैसे बुक पर आप यकीनन आप देख सकेंगे, वहाँ पर यह था कि जो हमारे पास शुमाल मगरबी और शुमाल मशरक़ी जो इलाके हैं, यानी कि एक साइड पे वो बंगाल वाले इलाके और एक साइड पे जैसे आज का हमारा पाकिस्तान है, इन इलाकों में मुसलमानों की अजला की हदबंदी की जाएगी। ठीक है, उनकी हदें मुकर्रर की जाएंगी कि किन किन अजला में मुसलमानों की आबादी है। इसके तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट है कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की आज़ादी की हमायत करती है। और अबूरी हुकूमत में ताउन करेगी। ठीक है, मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की आज़ादी की हमायत करती है कि बर सगीर जो है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाए, और अबूरी हुकूमत अगर बनी तो उसमें मुस्लिम लीग वाले वो कांग्रेस के साथ यानी कि वो हमायत करेंगे अबूरी हुकूमत की। जाहिर बात है जब अंग्रेज़ यहाँ से अगर छोड़ के चले जाएंगे। ये थी तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, इस्तिस्वाबे राय रेफरेंडम। इस्तिस्वाबे राय का फैसला हुआ तो दोनों जमातें मनसूबाबंदी कर सकेंगी। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पॉइंट काफ़ी लंबा हो जाता है लिखने में, कि हर जमात जो है उसको वो इसमें पॉइंट में कहा गया कि अगर इस्तिस्वाब राय की बात आती है, यानी कि सवाबदीद दी जाती है लोगों को कि हाँ या ना का ये फैक्टर होता है कि इस्तिस्वाब राय लोगों से पूछा जाए कि आप तकसीम के हक़ में हैं, या पूछा जाए कि हिंदुस्तान बरतानिया वाले छोड़ दें। तो इस तकसीम के हक़ की अगर इस्तिस्वाब राय की बात हुई कि हिंदुस्तान की तकसीम होनी चाहिए या नहीं, इस सिलसिले में हर सियासी जमात जो है वो ख़ास तौर पर बड़ी दो जमातें वो क्या कर सकती हैं, वो प्रोपोगंडा कर सकती हैं, यानी कि वो जिस तरीके से भी चाहें वो सियासत कर सकती हैं और इस्तिस्वाब राय में अपनी राय को मनवाने के लिए कोशिश कर सकती हैं। सादी बात कि इस्तिस्वाब राय में दोनों जमातें जो हैं वो कोशिश कर सकती हैं कि मामला जो है वो उनके इख्तियार में आए या उनके हक़ में फ़ैसला आए। नंबर 5 पॉइंट, पाँचवा पॉइंट है
तकसीम अगर हुई, यानी कि बरसगीर की तकसीम अगर हुई, तो दोनों मुमलिकतें क्या करेंगी? दोनों मुमलिकतें बाहमी मुआहदात पर दस्तखत करेंगी। यानी कि अगर तकसीम हो जाती है तो दोनों मुमलिकतें जो होंगी वो बाहमी मुआहदात पर आपस में दस्तखत करेंगी, ताकि आने वाला वक्त उनके लिए बेहतर और अच्छा रहे, ना कि आपस में वो जंगो जदल करते रहें। छठा पॉइंट, आबादी का तबादला रज़ाकाराना बुनियाद पर होगा। यानी कि अगर कुछ ऐसे इलाके आ जाते हैं जिसमें तबादला होना चाहिए आबादी का, तो वो रज़ाकाराना बुनियाद पर होगा। ठीक है, ये छठा पॉइंट था। और वॉलंटियर किया जाएगा, वॉलंटियर यानी कि उस बुनियाद पर होगा। और इसका सातवां पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है, हमारे पास सातवां पॉइंट आ रहा है कि इस फार्मूले पर अमल बरतानिया की हुकूमत की बरसगीर से दस्तबरदारी बल्कि इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इस फार्मूले पर अमल बरतानिया हुकूमत की बरसगीर से जाने पर होगा। जैसे किताब में आप लिखा है कि वो अगर बरतानवी हुकूमत दस्तबरदार हो जाती है, बरसगीर से चली जाती है, तब ही इस फार्मूले पर अमल होगा, वरना इस फार्मूले पर अमल नहीं होगा। कायद-ए-आज़म ने जो इसकी आखिरी बात कि इस फार्मूले को जो मुस्लिम लीग की मजलिस थी उस से मशवरा करके इस फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया, इसको मुस्तरद कर दिया। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। यकीनी तौर पर आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।